साथियों, अब हम लोग अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। ये दरअसल आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पिछले काफ़ी सालों से चर्चा में है। 2014 में जो मोदी सरकार आई, उसने घोषणा किया कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे और 2015 से ये प्रक्रिया शुरू हुई। बहुत सारे उसमें ड्राफ्ट आए। पहली कमेटी सुब्रमण्यम कमेटी बनी। बहुत सारे सजेशन उन्होंने कहा कि ग्रास रूट से हम ओपिनियन लेकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, किसी एयर कंडीशन हॉल में बैठ के नहीं बनेगी। कहा गया कि 2.5 लाख सजेशंस आए हैं गाँव से, तमाम इलाकों से। सुब्रमण्यम कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि आप इसको एक ड्राफ्ट के रूप में बदलें। सुब्रमण्यम कमेटी ने एक ड्राफ्ट बनाया, जिसको आपको मालूम है कि HRD मिनिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया। एक नया इनपुट वेबसाइट पर डाला गया और फिर उस पर भी सजेशन मांगे गए और फाइनली फिर कस्तूरी रंगन कमेटी, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि एक तैयार करे ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी का। उन्होंने 500 पेज की एक एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया। हालांकि ये सारी प्रक्रिया उस समय चल रही थी जब हमारे सामने शिक्षा का अधिकार कानून और उसको लागू करने की जिम्मेदारी थी। आप सब जानते हैं कि 2001 में शिक्षा का फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के साथ आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया। जीने का मौलिक अधिकार के साथ शिक्षा का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। 2001 में ये प्रक्रिया हुई और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि यह मौलिक अधिकार एक कानून के जरिए देश में लागू होगा। और फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट की प्रक्रिया शुरू हुई और आप जानते हैं कि 7 ड्राफ्ट बदले गए और 2009 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू कर दिया, पास कर दिया। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट था शिक्षा के मौलिक अधिकार को जमीन पर लागू करने का। हालांकि हमारी जो मांग थी वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से, प्री प्राइमरी से सेकेंडरी तक, हमारी मांग तो थी कि 18 साल तक, 0 से 18 साल तक के बच्चों को कानूनी हक मिलना चाहिए देश में और उसके हिसाब से बजट में एलोकेशन होना चाहिए। क्योंकि बच्चों के सवाल पर अगर आप 0 से नहीं तैयारी करेंगे तो आप स्कूल एजुकेशन भी नहीं दे सकते, उनका न्यूट्रिशन भी नहीं कर सकते, उनका केयर भी नहीं कर सकते और एक मजबूत और स्वस्थ शहरी का निर्माण भी नहीं कर सकते आप। इसलिए हमने कहा था कि ये 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। और आपको ताज्जुब होगा कि उस समय नेशनल अलायंस फॉर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन था। 40,000 लोग, देविका जी भी बैठी, 40,000 लोग इसी रामलीला मैदान में आए थे शिक्षा के मुद्दे पर। आदिवासी इलाकों से, दूर गांवों से, बहुत सारे एरिया से लोग यहाँ जमा हुए थे दिल्ली में, ये कहने के लिए कि अब यूनाइटेड नेशन भी एजुकेशन फॉर ऑल की बात कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर शिक्षा का अधिकार नहीं है तो जीने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए अब ये आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इससे हट करके अब एक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। ये मांग थी 18 साल तक के बच्चों के लिए। मुझे याद है कि जोशी साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हाँ, यही आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन जब पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बिल पेश हुआ तो वो क्लास 1 से क्लास 8 तक था। उसमें छोटे बच्चे निकाल दिए गए लाखों की तादाद में और फिर सेकेंडरी एजुकेशन के उम्र के बच्चे बाहर कर दिए गए। तो हमने बाद में फिर सोचा कि इस लड़ाई को जारी रखेंगे और जो कानून मिल गया है उस कानून को लागू करने के लिए हम प्रयास करें। और इस तरह से हमने उस कानून को लागू करने के लिए पूरे देश में अभियान चलाया। क्योंकि कानून को लागू करने के लिए फाइनेंशियल मेमोरेंडम नहीं था RT एक्ट के अंदर। जो पैसे चाहिए थे, पैसे कैलकुलेट भी किए, नीपा ने भी किए, MHRD ने भी किए, लेकिन वो मिला नहीं, बहुत कम पैसा मिला। और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि 10 साल हो गए ये सरकार आई, तो इस सरकार ने उस कानून को पूरी तरह लागू, क्योंकि कानून एक हक था बच्चों का
और उस कानून के जरिए हम नेबरहुड स्कूल देने वाले थे, बच्चों के नज़दीक में स्कूल उपलब्ध कराने वाले थे। उस कानून के जरिए हम एक सरकारी स्कूलों के ढांचे को मजबूत करने के लिए क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर देने वाले थे, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले थे। लड़कियां जिनका ड्रॉप आउट होता है टॉयलेट नहीं होने की वजह से, वो टॉयलेट का भी प्रावधान था। टीचर्स के लिए कहा गया था कि क्या टीचिंग आवर होगा और कितने समय ये स्कूल में मौजूद रहेंगे। ये सारा एक ढांचा उस कानून ने तैयार किया था। कैरिकुलम की बात थी, कैरिकुलम की और टेक्स्ट बुक की भी बात थी, जो कंटेक्चुअलाइज करने की बात थी। लोकल कंटेक्स्ट को हमारी किताबों और कैरिकुलम में रिफ्लेक्ट किया जाना था। एक ऐसा प्रावधान जो 100 साल पहले बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बात नहीं हो पाई थी, आज़ादी के बाद इतने सालों के बाद वो बना और वो एक ढांचा तैयार हुआ। लेकिन उसको लागू करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए, जो ये चाहिए कि देश के विकास की लंबी चौड़ी बात करने वाले सड़क, बिजली, पानी पर जाके सीमित हो जाते हैं। उनको ये समझ नहीं है कि दुनिया के जो भी देश आज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, बुनियाद में शिक्षा है। बिना शिक्षा को यूनिवर्सलाइज किए हुए आप कोई देश विकास नहीं कर सकता। कोई देश दावा नहीं कर सकता कि वो एक विकसित राष्ट्र है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर उपेक्षित है, जो हम बजट बनाते हैं, उस बजट में जो 13-14 चीज़ों पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो 13वें नंबर पर शिक्षा आती है। 61-66 में आप सब जानते हैं, बात दोहराने की नहीं है, 66 में कोठारी कमीशन जो पहला एजुकेशन कमीशन बना था, उसने 6% शिक्षा पर पैसे खर्च करने की बात कही थी, हमारे देश की आमदनी का। और वो 6% उन्होंने कहा था कि 86 तक बढ़ाते रहिए और 86 तक 6% कर दीजिए और उसके बाद इसको गिरने मत दीजिए, और जो भी इन्फ्लेशन वगैरह आता है उसको काउंट करते जाइए। और देश में सभी बच्चों को नेशनल सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन की बात कोठारी साहब ने कहा था। और ये कहा था कि सो दैट पेरेंट्स नीड नॉट टू लुक एट प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास एक सिस्टम होगा, सरकारी सिस्टम होगा स्कूलिंग का, यूनिवर्सलाइजेशन का। लेकिन हम कभी उसको लागू नहीं पर, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात हुई थी, लागू नहीं कर पाए। फिर भी ये कानून आया तो हमने कहा कि चलो, बड़ा उत्साह था, बड़ा जोश खरोश था, और लोग इसके और 13-14 के आंकड़े बताते हैं, यूनेस्को की रिपोर्ट बताती है कि 98% इनरोलमेंट हुआ। अब ये समझाने की जरूरत नहीं थी कि बच्चों को स्कूल भेजोगे तो उनका भविष्य बनेगा। सबके मन में एक इच्छा थी, लेकिन चाहत थी कि एक अच्छा स्कूल मिले, एक अच्छे स्कूल में उनके बच्चे जाएं। और एक सपना अभी भी देश की सारे लोगों के अंदर है कि शिक्षा जो अमीरों के हाथ में है, वही गरीबों को भी मिलनी चाहिए। शिक्षा में कोई भेद नहीं होना चाहिए, और शिक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी है। कोई राष्ट्र अगर अब कहता है कि वो असमानता खत्म करना चाहता है, तो उसे शिक्षा के अंदर खत्म करना होगा। अगर कोई कहता है कि जेंडर पैरिटी लाना है, जेंडर के इशू को रिजॉल्व करना है, तो उसको स्कूल में रिजॉल्व करना होगा। जाति को रिजॉल्व करना है तो स्कूल इंक्लूसिव बनाने होंगे। ये बात हमारे पहले एजुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी कमीशन हम कहते हैं, उसने ये बात बहुत मजबूती से रखी थी। और हमने ये सोचा कि ये कानून आया है और इस कानून के जरिए धीरे धीरे हालात बदलेंगे, और फिर हम प्री प्राइमरी छोटे बच्चों को भी इसमें लाएंगे और इसको सेकेंडरी तक ले जाएंगे। और फिर वो बच्चे जो प्री प्राइमरी से बाहर छोटे हैं, उनको भी हम लड़ करके मौलिक अधिकार के दायरे में ले आएंगे, ताकि उनको भी वही हक हो जो बड़े बच्चों को है। ये सोच करके ये काम शुरू हुआ। लेकिन इस सरकार ने, हमने जो कहते हैं कि बस छूट गई हमारी, हमारे देश के बच्चे लाखों की तादाद में अभी भी बाहर हैं, स्कूल से बाहर हैं, ढाबों पे हैं, सड़क के किनारे हैं। कहीं बस रुकती होगी तो आप देखते होंगे बच्चे दौड़ पड़ते हैं बस के अंदर सामान बेचने के लिए। उनकी उम्र है स्कूल में रहने के लिए, खेलने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, वो कमाई करने में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं खेत खलिहानों में भी, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शहर में भी और गांव में भी गरीब बस्तियों में रहते हैं, जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाए। लड़कियां नहीं पहुंच पाई, बहुत सारी लड़कियां बाहर हैं। और अगर ड्रॉप आउट्स देखेंगे, ड्रॉप आउट के आंकड़े देखेंगे, तो आधे बच्चे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे हैं जो 12वीं की शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, जिनमें लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और वो सब गरीब परिवारों से हैं। उनको आप दलित कह लीजिए, उनको पिछड़ा कहिए, उनको अल्पसंख्यक कहिए,
लेकिन वो सब गरीब परिवार के लोग हैं जिनको इस देश में कहीं भी, और हमें कभी कभी लगता है कि हमारे नेता विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और समाज को अशिक्षित रख करके वो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा के दायरे से बाहर रख करके बनना चाहते हैं। 3% से ज़्यादा कभी हमने जीडीपी का शिक्षा पे खर्च नहीं कर पाया। 3.5%, 3.6% बस। 17-18 की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कहती है 2.7%, जो सबसे लोएस्ट है। अगर बच्चे 98% दाखिला ले रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट लगातार घटता जा रहा है, इसका मतलब आप खुद इस भीड़ से घबरा रहे हैं जो शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि आप अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं और इसलिए आप घबरा रहे हैं। और अब तो देख रहा हूं कि हायर एजुकेशन भी मुश्किल होता जा रहा है। अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ही विद्यार्थी नहीं, पूरे देश के विद्यार्थी हायर एजुकेशन 100% आईआईटी की फीस बढ़ गई। आईएम ये मिडिल क्लास के लिए भी एक बड़ी चुनौती है शिक्षा हासिल करना। और यहाँ तो देखिए 21,000 रुपए की जगह अब 61,000 रुपए। जेएनयू एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत गरीब परिवार के बच्चे, आदिवासी इलाकों के, बाढ़ के इलाकों के, इन इलाकों के बच्चे अपनी आंखों में एक सपना रखते हैं कि दिल्ली पहुंच जाएंगे हम, और एक यूनिवर्सिटी में, नामचीन यूनिवर्सिटी में, जो दुनिया की मानी जा रही यूनिवर्सिटी है, उसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस सरकार ने उसके रास्ते रोक दिए हैं। और बहुत सारे बच्चे रिक्शा चलाने वाले, ठेला लगाने, उनके जो बच्चे आ गए वो कहते हैं अब हमको जेएनयू छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इतनी फीस हो गई। तो एक बहुत बड़ा ये जो फीस बढ़ाने का और जो ये करने का है, तो इसका मतलब कि स्कूल से लेके हायर एजुकेशन को आप व्यापारियों के हाथ में देना चाहते हैं, मार्केट के हाथ में देना चाहते हैं। जिसके पास पैसा होगा वो शिक्षा हासिल करेगा और जिसके पास पैसा नहीं होगा वो अपनी गरीबी के दलदल में पुश्तैनी कामों में लगा रहेगा। यही आपकी साजिश है, यही आपकी कोशिश है। और शिक्षा जो एक इंक्लूसिव होती है, समाज को जोड़ के रखती है, और खास तौर से उस मुल्क में जिसमें तरह तरह की भाषा और धर्म और खान पान और रहन सहन है, वहां शिक्षा लोगों को जोड़ने का काम करती है। और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और यही किताबों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप वो सब चीजें तोड़ने में लगे हुए हैं, खराब करने में लगे हुए, बर्बाद करने में लगे हुए। शिक्षा जोड़ने का माध्यम बनने के बजाय अगर नफरत फैलाने का माध्यम बन जाएगी तो इस देश को हम एक नहीं रख पाएंगे, इकट्ठा नहीं रख पाएंगे। विकास की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समाज को जागृत किया जाए, इकट्ठा किया जाए, एक किया जाए। शिक्षा एक बड़ा आंदोलन बन सकती है क्योंकि सबको शिक्षा की जरूरत है और सबके बच्चों की पढ़ाई की जरूरत है, और वो बिना पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के संभव नहीं है। वो प्राइवेट सिस्टम या कमर्शियल सिस्टम के जरिए नहीं हो सकता। सरकार को अपनी ताकत दिखानी होगी, सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखानी होगी, सरकार को यह कहना होगा कि नहीं, हम शिक्षा देंगे अपने बच्चों को और वो आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और अगर ये सरकार नहीं कहती है कोई, तो इस पर बहुत शर्म आने की बात है। तो इसलिए, और 21वीं सदी की बात और लंबी लंबी बातें करते हैं। वो बहुत देखता हूँ मैं, टेक्नोलॉजी, आईसीटी। मैं महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में गया, हमने देखा वहाँ कंप्यूटर है लेकिन वो चादर से ढक के रखा हुआ है, क्योंकि न तो बिजली है न कंप्यूटर चलाने वाला वहाँ है। ये खाली आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, किसी कंप्यूटर कंपनी का कंप्यूटर आपने सब जगह पहुँचा दी। इससे नहीं होगा इस देश के अंदर। आपको ये समझना होगा कि आईसीटी और टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन लाया जाए। गांधी का देश है ये। गांधी से लोगों ने पूछा कि आप टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं। गांधी ने कहा नहीं, हम उस टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं जो लोगों को रोजगार से बेदखल करती है, हम उसके विरोधी हैं। चश्मा लगाते हैं ये भी टेक्नोलॉजी है, चरखा काटते हैं वो भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये रोजगार देती है, ये जोड़ती है लोगों को, तोड़ती नहीं है। तो इसलिए हम उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो चलिए, खैर ये मीटिंग जो है, शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। हमने संसद सदस्यों को बुलाया है, संसद चल रही है, कुछ लोग बीच में आते रहेंगे। मोहम्मद जावेद साहब बिहार से, किशनगंज से जीत कर आए हैं और बहुत अच्छे साथी हैं हम लोगों के। मैं इनका स्वागत करता हूं आरटी फोरम की तरफ से, आप सब की तरफ से। और भी जो लोग आते जाएंगे, प्रोफेसर दुबे जिनका हमेशा मार्गदर्शन हम लोगों को शिक्षा के अधिकार की लड़ाई का, कि जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से और उसके बाद कानून बना तब से उनका मिलता रहा है। देश के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं
और कॉमन स्कूल सिस्टम बिहार के आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और इस समय काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के भी चेयर अध्यक्ष हैं। और हम लोगों के साथ आइए रवि कुमार जी आए हैं, मैं इनका बहुत बहुत हम लोग स्वागत करते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर इन्होंने तमिलनाडु को संगठित किया और बहुत काम किया इन्होंने नई शिक्षा नीति के ऊपर, और हम उनका वेलकम करते हैं यहाँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन सब विषयों पर यहाँ बात होगी। हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स बोलेंगे, प्रोफेसर दुबे बोलेंगे, और इसके बाद ये जो है सेशन ओपन होगा, तो आप भी अपनी बात रखिएगा। यहाँ बहुत सारे प्रतिनिधि आए हैं जिनको मैं चाहूँगा, हमारे ECD अलायंस के लोग आए हैं। मृदुला जी कह रही बहुत ताकत से छोटे बच्चों की वकालत करने वाले लोग यहाँ आए हैं, तो वो लोग भी अपनी बात रखेंगे। इसमें चाइल्ड लेबर से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। और विभिन्न मुद्दों पे काम करने वाले लोग, थोड़ा ओपन सेशन हम लोग करेंगे ताकि ये डिफरेंट टीचर्स का एक बड़ा जत्था आया हुआ है AIPTF का, दिल्ली में जो लोग काम करते हैं। और टीचर्स हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीचर्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 55 लाख स्कूल एजुकेशन में टीचर है, 10 लाख वैकेंसी है, अगर वो भी भर जाए तो 60 लाख टीचर अगर खड़े हों तो बदल जाए पूरा माहौल। और हाँ, राम मोहन नायडू जी आइए, वेलकम। TDP से है राम मोहन नायडू जी, आंध्र प्रदेश से। तो अभी बिल्कुल यंग साथी हैं और शिक्षा के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, तो मैं उनको निमंत्रित करता हूँ। थोड़ा सा इधर की चेयर खाली कर, या प्लीज। तो मैं प्रोफेसर दुबे को आमंत्रित करता हूँ, वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे। इसके बाद फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस बोलेंगे, देन वी विल ओपन द सेशन फॉर द डिस्कशन। माननीय सांसद श्री जावेद जी, रवि कुमार जी, अम्बरीश जी, नायडू जी, और यहाँ इस सभा में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं एक तरह से राठी फोरम की तरफ से बोल रहा हूँ, जिसके संयोजक और संचालक अम्बरीश जी हैं। हम लोग हर साल एक बार ऐसी मीटिंग करते हैं जहां हम उम्मीद करते हैं कि सांसद के कुछ सदस्य यहाँ पर आएंगे और उनको हम अपनी बात सुना पाएंगे, क्योंकि उनका देश की नीति निर्माण में सबसे बड़ा रोल है। और अगर हम उनको समझा दें तो हमने एक तरह से सबको समझा दिया। लेकिन बात ऐसी होती है कि एक साथ वो नहीं आ पाते। संसद की सभा होती रहती है, जैसे जैसे उनको छुट्टी मिलती है वैसे वैसे वो आते हैं। तो लेकिन उनके बहाने से आप लोग आ गए हैं, इस बात का मुझे बहुत हर्ष है। और आप लोगों को भी मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहूँगा। तो पहली चीज़ तो यह है कि हमारे सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अंतिम प्रारूप, जिस पर सरकार की मुहर लग चुकी है, आई है। अब तक एक्सपर्ट कमिटीज़ ने ड्राफ्ट बनाए थे 3-4 साल से, जो कि अम्बरीश जी कर रहे थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये दस्तावेज़ निकला है, जो कि करीब 55 पन्ने का है। और शायद इसकी एक औपचारिक रूप से ये तभी लागू होगा जबकि, यह मेरी अटकलबाजी है, जबकि कैबिनेट ने इसके ऊपर एक फॉर्मल निर्णय ले लिया इसको स्वीकार करने का, और शायद पार्लियामेंट ने भी अपनी स्वीकृति इसको दे दी। लेकिन देखना है कि सरकार इसको किस तरह से आगे बढ़ाती है। इसका प्रारूप, इसके पहले का जो ड्राफ्ट था वो करीब 500 पन्ने का था। हम लोगों ने उसका गहरा अध्ययन किया था और उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी टिप्पणी लिखी थी। इस ड्राफ्ट में बहुत कुछ उस जो बड़े ड्राफ्ट में कहा गया था उसको चाहे हटा दिया गया है
या उसको थोड़ा सा उसका टोन बदल दिया गया है। और हम इसके लिए आभारी हैं, क्योंकि हमने बहुत से जो राय दिए थे अपने, उसको ध्यान में रखा गया है और लोगों ने भी वही राय दिए होंगे। लेकिन एक ओवरऑल रूप में, एक सार्वजिक रूप में अगर इस ड्राफ्ट को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है जो कि पिछले ड्राफ्ट में था। तो मैं पहले इसकी कुछ अच्छाइयों का जिक्र करूंगा बहुत संक्षेप में। सबसे बड़ी अच्छाई जो इस ड्राफ्ट में है वो सरकार का ये इरादा कि 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए भी शिक्षा को सार्वत्रिक यूनिवर्सलाइज किया जाए। और उन्होंने उस समय की उस उम्र में जो पाई गई शिक्षा का जो महत्व है, किस तरह से भविष्य में शिक्षा की नींव पड़ती है, किस तरह से सारा विकास मानसिक उसी समय होता है, इसके ऊपर काफ़ी जोर डाला है। और फिर उन्होंने कहा कि हम आगे 16 साल से 17-18 साल भी बढ़ा देंगे। तो ये इसको इन्होंने सैद्धांतिक रूप में मान लिया है। लेकिन जो ड्राफ्ट में कहा है, वो शब्द जो इस्तेमाल किए हैं, वो कहा है कि दिस विल बी एग्जामिन्ड। ये सजेशन को हम इसको गौर करेंगे इसके ऊपर, और ये निराशाजनक है, क्योंकि हम उम्मीद करते थे कि इसके ऊपर प्रत्यक्ष निर्णय ले लिया जाएगा और सरकार इसकी घोषणा कर देगी, जो कि हमने जिस चीज़ के लिए संघर्ष किया है वो एक बहुत बड़ी विजय होगी, हमारी जनता की विजय होगी। क्योंकि जनता भी को आश्चर्य हुआ कि 3 साल से 6 साल के बच्चों को कैसे छोड़ दिया गया। और उनको तो उसके ऊपर की उम्र के बच्चों से भी ज़्यादा अधिकार है, और क्योंकि वो निर्दोष हैं, क्योंकि उनको लॉबी उनकी नहीं है, वो खुद नहीं बोल सकते हैं, और उनके अधिकार को पब्लिक को खुद स्वीकार करना पड़ेगा और उसको एक कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा। लेकिन ये एक कंडीशनल आधार पर कहा गया, विल बी एग्जामिन, विल बी कंसिडर्ड, और इसके लिए हम निराशा व्यक्त करते हैं। और हम माननीय सांसद से कहेंगे कि जब ये पार्लियामेंट में जब आए या अन्य रूप में, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि एक कंडीशनल न हो, बल्कि इस मुद्दे को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये इतना अहम है, इसके ऊपर इतनी आम सहमति है, इतनी बड़ी सहमति है, और वर्तमान जो स्थिति है वो इतना बेतुका है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई अर्थ नहीं है कि आप 3 साल से 6 साल के बच्चों को बाहर कर दें और 16 साल से 18 साल के बच्चों को बाहर कर दें और 20 के उम्र वाले के बच्चों को ही अनिवार्य शिक्षा दें। ये अन्याय है, ये क्लियरली अन्याय है। तो इसका एक समाधान होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस दस्तावेज में यूनिवर्सलाइजेशन की बात नहीं की गई है कि हर स्टेज में जो ये शिक्षा प्रदान होगा, 3 से 6 साल और 6 साल से 14 साल और फिर 15 साल 16 साल और फिर 17-18 साल, सब यूनिवर्सलाइज होगा, ये बात नहीं की गई है। और इन्होंने कहा है कि ये हम चाहेंगे कि एक स्कूल शिक्षा प्रणाली एक स्थापित हो जाए देश में 2030 तक, जिसमें सभी को शिक्षा मिले। तो इससे यूनिवर्सलाइज नहीं होता है। यूनिवर्सलाइजेशन करने का एक तरीका होता है, उसको अगर आप सही रूप में आप उसको अमल में लाना चाहें तो उसके लिए एक मेथड अपनाया जाता है। और मैं बिहार के कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन का चेयरमैन था, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या तरीका होता है। और वो तरीका बहुत हद तक आरटीई एक्ट में भी अपनाया गया है। तरीका ये है कि पहले आप ये बताएं कि ये स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या क्या है, इसका आप आकलन करें। दूसरा स्टेप ये है कि आप कुछ नॉर्म्स स्थापित करें, कुछ मापदंड स्थापित करें कि स्कूलों में ये होगा,
शिक्षा प्रदान करने का ये उपलब्ध होगा, गुणवत्ता के लिए उपलब्ध होगा, ये पूरा का पूरा नॉर्म होगा। और सब नॉर्म्स के ऊपर एक आप प्राइस टैग दें, जो कि डिपार्टमेंट स्टोर में पाया जाता है और दूसरी जगह पर है, और प्राइस टैग के मुताबिक उसका पूरा कितना खर्च होगा उसका आकलन करें आप। इसके बाद समय सीमा निर्धारित करें जिसके अंदर ये संभव हो पाएगा, और आप चेष्टा करें पूरे संसाधन के द्वारा उस समय सीमा तक सारे नॉर्म्स को हासिल करने का। ऐसे ही यूनिवर्सलाइज किया जाता है। इस तरह का कोई प्रावधान इस नीति में नहीं है। एक जनरल रूप में कह दिया गया है कि 2030 तक हम ऐसी स्कूल प्रणाली बनाएंगे जिसमें कि सभी को शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। ये एक मौखिक आश्वासन के रूप में ठीक है, लेकिन इसका कोई व्यावहारिक ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये वाकई अगर इसको हम अमल में लाना चाहें तो इसका कोई उपाय नहीं बताया गया है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये समय सीमा जो है, जो इन्होंने अगर इस जनरल रूप में बिना बताए हुए कि कैसे करेंगे ये करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये समय सीमा बहुत लंबी है। आप लोग खुद सोचिए कि 2009 में हमने कहा कि हम 2010 से लेकर 15 तक ये 6 साल के 6th क्लास से मतलब पहली क्लास से लेकर के 8 साल की शिक्षा को अनिवार्य कर देंगे। 5 साल के अंदर सारे शिक्षकों को ट्रेन कर देंगे, सारे स्कूल बना देंगे, सारे शिक्षकों को नियुक्त कर देंगे, और सारी जितनी सुविधाएं हैं सबको हम हासिल कर देंगे अपने नॉर्म के मुताबिक। और उसके मुताबिक हम पैसे संसाधन देंगे, तो उसके तुलना में तो ये कुछ नहीं है। वो तो मतलब 5 साल में था, तो अगर आपने वो नहीं किया, जो कि हम जानते हैं कि नहीं हुआ है, तो कम से कम आप कहिए कि हम अगले 5 साल में करेंगे। इससे बढ़कर रियायत ये राष्ट्र सरकार को नहीं दे सकता है। आप फेल हो गए हैं 5 साल में नहीं करने पर, और फेल होने के बाद आप कहते हैं कि मैं फिर प्रयास करता हूँ। तो प्रयास करने में आपको जितना समय उस समय सोचा गया था कि लगेगा, उससे ज़्यादा समय कैसे लग सकता है। और ये देश, दुनिया आगे बढ़ रही है। सारे देश में शिक्षा सार्वत्रिक हो चुके हैं। विकसित देशों में एक के बाद दूसरे देश में हो रहा है। थाईलैंड में हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, फिलीपींस में हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है, अर्जेंटीना में है, मेक्सिको में, कॉन्गो में, सब जगह हो रहा है। और हम ही एक पिछड़े पड़े हुए, और हम अपने को एक महान देश और महान शक्ति समझते हैं। कोई भी अशिक्षित देश कभी भी महान देश नहीं बन सकता। ये हमारी बात को आप याद रखिए, न बना है और न भविष्य में बन सकता। ये अशिक्षा और महानता में गंभीर विरोधाभास, वो कभी साथ साथ नहीं चल सकती। तो आप कम से कम कहिए कि हम अगले 5 साल में करेंगे, जिसमें कि हम महान होने के एक नींव को लगा लें। महान होने के लिए और भी बहुत चीज़ों की आवश्यकता है। मैं ये कहूँगा कि शिक्षा से हो जाएगा, लेकिन शिक्षा सबसे आवश्यक है, तो वो भी नहीं है। और ये 10 साल का 5 साल वेस्ट करने के बाद 15 से 20 तक, इसके बाद फिर 10 साल, और यह एक बहुत लंबी अवधि है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जिस मात्रा में संसाधन की आवश्यकता है शिक्षा को सार्वत्रिक करने का, यूनिवर्सलाइज करने का, वो कभी प्राप्त नहीं हुआ। और जो हमारी RTI एक्ट है उसमें भी सरकार ने कोई ये गारंटी नहीं दी है कि इतना रिसोर्स है हम इसको प्रदान करेंगे। और मैं बताऊं आपको, 1999 में एक कमेटी बनी थी, तपस मजुमदार कमेटी। वो JNU के शिक्षा विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और देवगौड़ा की गवर्नमेंट ने उनसे कहा था कि चूँकि उन्नीकृष्ण जजमेंट के मुताबिक शिक्षा को अनिवार्य करना आवश्यक है, मुझे आप बताइए कितना हमको खर्च होगा। तो
तो उन्होंने उस कमीशन ने बताया कि अगर आप एक हायर लेवल का नॉर्म चाहें जिसमें कि गुणवत्ता बढ़े, तो आपको 72,000 करोड़ प्रति वर्ष खर्च होगा एडिशनल, और लोअर सिनारियो में करना चाहें तो आपको 55,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब वो उस समय की बात थी 1999 की, और ये 2009 में पारित हुआ हमारा आरटी एक्ट, और आरटी एक्ट में जो बजट दिया गया वो करीब 22,000 करोड़ था, और उन्होंने कहा मैंने 10,000 करोड़ से बढ़ा के 22,000 दो गुना कर दिया, आपको क्या और क्या चाहिए। तो ये तो अप्रोच नहीं है ना। अप्रोच तो ये है कि जो आपने उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितना भी साधन चाहिए वो आप उपलब्ध कराएंगे। ये कहना कि हमने जितना पहले दिया था 5 ईयर प्लान में, लास्ट 5 ईयर प्लान में, उसका हम डबल कर रहे हैं, ये कोई फुसलाने की बात नहीं है, इससे किसी को संतोष नहीं हो सकता। और ये रकम 22,000 करोड़ जस की तस बनी हुई है, कभी 26,000, कभी 27,000, कभी 21,000, कभी 20,000, कभी भी उसको तपस मजुमदार कमेटी के रिकमेंडेशन के पास भी पहुंचाने की चेष्टा नहीं की गई है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि पूरी रकम की क्या आवश्यकता होगी। अगर 20,000 30 का ही आप उद्देश्य मान लें तो तब तक उसको पूरा करने के लिए कितने आर्थिक धन लगेंगे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। खाली ये लिखा हुआ है कि अभी सारी सरकारें, राज्य की और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 10% ऑफ द बजट इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम 20% करेंगे। आप कैसे कर सकते हैं 20%? हाउ कैन यू कंपेल द स्टेट्स टू डू दिस, टू ऑल्सो टू इंक्रीज, अनलेस यू हैव ए लेजिस्लेशन, अनलेस यू हैव ए लॉ। और आपके लॉ का फ्रेमवर्क आरटीआई एक्ट है। आप उसको दरकिनार करके खाली कह दें कि हम 10% से 20% कर देंगे 10 साल में। एक तो मेरी समझ से 10 साल भी बहुत लंबा समय है, और हमने प्रॉमिस किया था कि इसको हम 5 साल में करेंगे। और इसके बाद आप इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट के बजट को और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को मिला करके उसका 2% करते करते हम 10 साल में 10% तक जाएंगे, ये कोई उपाय नहीं है। हमें तुरंत रिप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। दिस इज़ माय व्यू कि हमें अब ये जो हमारे बजट में जो शिक्षा के ऊपर खर्च होता है, जो मानदंड है, उसको एक स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है। इस मानदंड को हमें बदलना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ खर्च हो रहे हैं और किस तरह से शिक्षा के लिए कहते हैं कि पैसा उपलब्ध नहीं है। अभी जो टैक्स कट हुआ है कॉरपोरेट सेक्टर के फेवर में लास्ट बजट में, उसमें 1,25,000 करोड़ ट्रांसफ़र किया गया है कॉरपोरेट सेक्टर को, उनको रियायत दी गई है। उसका आधा से भी कम से हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो सकता था। अच्छा, इस कॉरपोरेट टैक्स के रियायत के अलावे जो पिछले सालों से जो रियायतें दी जा रही हैं वो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि आप करीब 4.25 लाख करोड़ की रियायत कॉरपोरेट सेक्टर को दे रहे हैं, और आपके पास उसका 10% भी शिक्षा के लिए आप नहीं निकाल सकते हैं। इसी को मैं रिप्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ। आपको रिप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। और मैं एक बिंदु और बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारे देश में मंदी आ गई है। आप लोग सब जानते हैं हमारे विकास का दर कम हो गया है। जो हम 8% 10% से अभ्यस्त हो गए थे वो अभी 5% हो गया है, और इस साल के एंड में ये 4.5% होने वाला है। तो इसको एक मंद हुई आर्थिक विकास से उबरने का के कई उपायों के ऊपर सुझाव दिए जा रहे हैं। और एक तो टिपिकली न्यू क्लासिकल है कि और प्राइवेट सेक्टर को दो, उनका एनिमल स्पिरिट, लॉर्ड केन्स ने सबको इस्तेमाल किया था,
उनके एनिमल स्पिरिट को जगाओ। अब पता नहीं ये एनिमल को कितना पैसा चाहिए कि उसका स्पिरिट जगेगा। मैं बता चुका हूँ कि कितने ज़्यादा पैसे उनको दिए जा चुके हैं, और वो भी कहते हैं कि भाई पैसे हमको देते हो ठीक है, लेकिन डिमांड ये नहीं है तो हम कैसे इन्वेस्ट करें। और उनके पास जो पैसे हैं वो डिमांड नहीं हो सकता है, कि उनकी ज़रूरियात इतने पूरे हो चुके हैं कि उनके मतलब 5-10 मंजिले मकान में हर मंजिले में 100 करोड़ के रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो वो तो खर्च नहीं करेंगे। और आप गरीबों को पैसे ट्रांसफ़र कीजिए जिससे कि डिमांड क्रिएट हो। ये बहुत इकोनॉमिस्ट ने बताया है। इस सरकार की वो नीति नहीं है। मैं बताऊंगा, दुर्भाग्यवश यूपीए सरकार की भी वो नीति नहीं थी। वो लेकिन उन्होंने कुछ स्कीम किए थे, जैसे कि आपका मनरेगा और फूड राइट टू फूड एट्सेट्रा, जिसमें कि गरीबों के पास पैसे ट्रांसफ़र होते, लेकिन लोन वेवर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप शिक्षा में जितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मैंने कहा 72,000 करोड़ और 100,000 करोड़, अगर ये 100,000 करोड़ शिक्षा में इन्वेस्ट करें तो ये इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स का कहना कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहला इफेक्ट होगा कि आपके 20 लाख शिक्षक बहाल होंगे। 10 लाख शिक्षक की नियुक्ति भरी नहीं गई है। आप सेकेंडरी एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन की बात नहीं उठती है। आप सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना चाहें तो और 5-6 लाख शिक्षक आपको बहाल करने पड़ेंगे। 3 साल से 6 साल के बच्चों को अगर आप यूनिवर्सलाइज करना चाहें तो और 5-6 लाख शिक्षक बहाल करने पड़ेंगे। तो 20 लाख तो शिक्षक ही बहाल होंगे और उनको पैसे मिलेंगे। इसके बाद उनके लिए सुविधाएं जो होंगी, उनके स्कूल जो एडिशनल बनेंगे, उसके ऊपर पैसे खर्च करेंगे, तो तुरंत समाज में पैसे रिलीज होंगे जो कि गरीबों के पास जाएंगे। और इसके बाद जो लोग शिक्षित होंगे, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, चाहे आप सड़क बनाएं या आप बुलेट ट्रेन बनाएं, जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी आज 3 साल से सुन रहे हैं, शायद अगले 5-6 साल में एक बुलेट ट्रेन बने अहमदाबाद से बॉम्बे का, इससे ज़्यादा कुछ होने का नहीं है। तो इतना बड़ा जेस्टेशन पीरियड है एक बुलेट ट्रेन का। तो शिक्षा का जेस्टेशन पीरियड क्या है, आप 5 साल में इसका नतीजा देख सकते हैं। 5 साल में ये हमारी आर्थिक व्यवस्था को, हमारे उद्योगों को, हमारे बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स को रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। इन्वेस्टमेंट वहीं जाता है जहाँ के शिक्षित लोग हैं। अशिक्षित लोगों के देश में इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है। तो मैं ये कुछ शब्दों के बाद एक पॉइंट, मैं लास्ट पॉइंट में बोलना चाहूँगा कि किसी भी शिक्षा नीति का एक विजन होता है, और ये विजन यहाँ इस पेज 6 में इन्होंने विजन ऑफ द पॉलिसी कहा है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनविजन्स एन इंडिया सेंटर्ड। अब इंडिया सेंटर क्या होता है, शिक्षा तो शिक्षा है, वो इंडिया सेंटर और यूरोप सेंटर और अमेरिका सेंटर नहीं हो सकता। इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम that contributes directly to transforming our nation sustainably into an equitable and vibrant knowledge society। ये पर्याप्त नहीं है। आपको ये कहना पड़ेगा कि आप किस तरह की शिक्षा प्रणाली और एकमात्र शिक्षा प्रणाली जिससे कि असमानता दूर हो सकती है और जिसमें कि हर बच्चों को इक्वल समान अधिकार मिल सकता है शिक्षा का, वो कॉमन स्कूल सिस्टम है। इस पूरे रिपोर्ट में कॉमन स्कूल सिस्टम का कहीं भी जिक्र नहीं है। और मैं कॉमन स्कूल सिस्टम बिहार का चेयरमैन था, और हमने ये पहला रिपोर्ट था पूरी, कभी भी हिंदुस्तान में ऐसा रिपोर्ट नहीं लिखा गया था जिसमें कि 100% कितना खर्च करने पर 5 साल के 7 साल के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम बिहार में बन सकता है। ये उसमें सिफारिश की गई थी, और ये कॉमन स्कूल सिस्टम ही हमारा विजन है और होना चाहिए, और वही पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, जो कि यूरोप के सारे देशों में हुआ है, कोरिया में हुआ है, चाइना में हुआ है, जापान में हुआ है, और कहीं भी कॉमन स्कूल सिस्टम के बिना कोई भी देश डेवलप नहीं हुआ है। तो अल्टीमेट विजन तो वही होना चाहिए, वो कॉमन स्कूल सिस्टम का विजन है। तो मैं इन शब्दों के साथ
समाप्त करता हूं। अगर कुछ ज़्यादा बोल गया तो आप माफ़ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सुनना, बार बार सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी नई बातों की जानकारी होती है। मैं हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स, ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर्स और आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। रवि प्रकाश जी, जो कहिए तो पायनियर रहे इस पूरे मूवमेंट के, आरटी एक्ट साथ साथ चलते रहे उस कानून को बनाने, लागू कराने इस पूरी लड़ाई में, और हम लोगों के साथ हमेशा हैं। तो राज्यसभा के सदस्य हैं और हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। और हमारे वाईएसआर के यंग रिप्रेजेंटेटिव भरत जी, जिनसे हम कल मिले, बातचीत किए, और इन्होंने अपना बहुत इंटरेस्ट शिक्षा के लिए दिखाया। राजीव गौड़ा जी, ही इज पार्लियामेंट मेंबर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, ही हैज़ कम and he is very visionary man working on education। तो उनका भी हम स्वागत करते हैं यहाँ। और अब हम आप सब लोगों को सुनेंगे और इसके बाद फिर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक डिस्कशन होगा। हम इसलिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर रवि कुमार, आई डू अपॉलॉजी, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, सो आई डोंट नो, कोई ट्रांसलेट कर सकता है तो कर सकता है, मिक्स कर। तो हमने जो है, इसलिए वी इनवाइटेड ऑल ऑफ यू दैट मे बी दे, okay, so okay, so because the government is willing to place this policy into the parliament, maybe in this session, so that's why we invited you to express our concern, who are from the civil society, teachers association, and different organizations are here, representing here, and they are exclusively working on education. And they are not only working on education in the remote and all that, they are doing advocacy also. And they fought for the Right to Education Act and the universalization of education. Is still our struggle is going on. So that's why we invited all of you, because Parliament, बिकॉज हमने देखा कि जब आरटी एक्ट में नो डिटेंशन विड्रॉ हुआ तो बहुत कम पार्लियामेंट के लोग थे जिन्होंने बोला कि नहीं, बच्चों को फेल मत कीजिए, क्योंकि ये बच्चे फेल नहीं होते, सिस्टम आपका फेल है, सिस्टम फेल है, क्योंकि सिस्टम के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर नहीं है, सिंगल टीचर स्कूल है, 10% इज सिंगल टीचर स्कूल। They have no access for teacher, language teacher, science teacher, maths teacher. There is no environment of teaching, learning, and teachers are actually they are burdened with the non-teaching works also. और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जिनका मॉनिटरिंग नहीं होता। मैं वो भी कहने में मुझे हर्ज नहीं है, वो मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है आपके पास कि टीचर क्लास में है कि नहीं है, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, यू हैव नो एनी मैकेनिज्म। तो इसलिए आप उस समय हमने कहा था कि ये बच्चों को सजा मत दीजिए, डोंट पनिश चिल्ड्रेन, पनिश द ऑफिसर्स, पनिश द गवर्नमेंट, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग इवन ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पानी भी नहीं दे पाते हैं। मैं उड़ीसा के एक इलाके में कोइंझर में गया जहां पर इतना माइनिंग है और वहां पर 50 लोगों ने डिपोजिशन पेश किए और 30 स्कूलों में ड्रिंकिंग वाटर, साफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, बाथरूम्स नहीं है, शौचालय नहीं है, तो ताला बंद है, गंदा है। ये सब चीजें बताइए, अपने देश में हम ये भी माहौल नहीं दे पाए बच्चों के लिए तो क्या कर पाएंगे। तो इसलिए मैं, एक सफाई कर्मी नहीं है स्कूल में, देयर इज नो एनी सफाई कर्मी, या तो दलित बच्चा सफाई करता है या फिर जो है टीचर सफाई करती है। अब आप सोचिए, ये भी नहीं हम दे पाए वहाँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एजुकेशन को एक प्राइम इशू आप बनाएं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में संभव हो तो एक क्रॉस पार्टी एक ग्रुप बने, एजुकेशन का ग्रुप बने जो एजुकेशन के लिए फाइट करे, बिकॉज दिस इज द कंसर्न ऑफ 300 मिलियन चिल्ड्रेन ऑफ स्कूल गोइंग एज के 300 मिलियन बच्चे हैं इस देश के अंदर, उनके पेरेंट्स हैं, उनका भविष्य है। तो एक ऐसा ग्रुप बने जो पार्टी से ऊपर उठ करके लोकसभा और राज्यसभा में एजुकेशन के लिए बात करे। बजट नहीं है, 3.5%
ऑफ होल जीडीपी, स्टेट और सेंटर का मिला के आप सोच सकते हैं कि इससे शिक्षा यूनिवर्सलाइज होगी। सेकेंडरी स्कूल नहीं है साहब, 15 किलोमीटर हैबिटेशन से 15 किलोमीटर दूर है, लड़कियां नहीं जा सकती है। जिस तरह का वायलेंट सोसाइटी हम बना रहे हैं देश के अंदर, सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न है पेरेंट्स का, दे डोंट वांट टू सेंड देयर गर्ल टू दिस 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम हैबिटेशन दिस सेकेंडरी स्कूल्स, तो वो भी नहीं हमारे पास। और इसलिए ड्रॉप आउट है, बहुत बड़ा ड्रॉप आउट है एलिमेंट्री से सेकेंडरी में 40%, 49% ड्रॉप आउट लड़कियों का है, गर्ल्स एजुकेशन का कोई। तो इसलिए इन सब सवालों पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत काम है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो सारे मुद्दों को जोड़ता है, तो उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। हमारी चिंता यह है कि हम बाहर बोलते हैं, लेकिन जहां निर्णय होता है वहां बोलने वाले लोग चाहिए, इसलिए हमने आपको यहां आमंत्रित किया है। जहां निर्णय होता है वहां हमारी आवाज आप बन करके बोले, इसलिए हमने आपको आमंत्रित किया। तो आप सबका हम स्वागत करते हुए, और राजीव गौड़ा जी को जाना है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें, और फिर इसके बाद हम बाकी और साथी। Thank you. Good evening, and I must first congratulate all of you activists who are working together to ensure that education remains a tangible right, something that is accessible and available to every citizen, every child, every adult in this country. I must apologize because the evening has gotten much more packed than I intended, and I have multiple commitments, so thank you for giving me these few minutes. I'm just going to talk about 2-3 things. One, your emphasis on equity is absolutely right on track. Inequality in this country begins in childhood. The kind of school that parents send their children to makes all the difference in the rest of their careers, rest of their lives. So unless we provide the same quality of education wherever they go, maybe harnessing technology, whatever, or we find ways to remedy that by deprivation points or other kinds of affirmative measures, we will just be perpetuating inequality in this country starting from a very young age. So that's one major concern that we have to address, and I think with the kind of energy and passion that is in this room, you will make a lot of progress. Your point about members of parliament coming together on education is also very valid. Some years ago, in the previous Modi Sarkar, the first HRD minister had a fairly confrontational relationship with lots of people in parliament. But the new person who came in, Mr. Javadekar, he organized a Guru Purnima event and called all the professors in parliament. And there were, I think, 60 of us who had been teachers at some point or the other. So obviously the ground is there to put people together. I am a member of the HRD committee. There we opposed this elimination of reintroduction of failing in 8th grade, etc. But we were outvoted in that committee. But this is a larger suggestion that you have about creating a larger group of people interested in education. This is something that we must pursue. I want to just move to the education policy itself, and my own experience, both in the United States and in India, has been in higher education. And we've always talked about the need to create an ecosystem that will nurture originality, critical thinking, creativity, etc. And one aspect that we used to see as a model was the United States model, which has been very successful overall, where you actually have grant funding agencies which have open competitions, and faculty and others submit their proposals. There's a very strong peer review culture, and those that succeed in getting these grants perform the research, present in conferences, publish in journals. There's a whole ecosystem. Here, the larger emphasis is, in 5 years, we're all going to be spectacular researchers without all that other system components being in place
So that is one caution. But the bigger caution has to do with the fact that they're going to have a new Rashtriya Shiksha Samiti or something like that, I can't remember the exact title, headed by the Prime Minister, who is going to set the agenda. Now, interestingly enough, the agenda for research priorities is also going to be set by the same entity. Now, the US model that we are trying to emulate allows ideas to come up from below, from everywhere, not from top down. And many times those ideas involve challenging the existing consensus. So if you have a system where it's going to be dictated from top, you can only research on, on this aspect or that aspect of science or something like that, you are not going to get any of the results that were envisaged. So these are some of the major challenges that we face when we think about what this whole process is taking us towards. And frankly, for a long time, this has not been a very inclusive process. For a long time, we did not even have a draft to look at and to comment on. And when something was originally released by the Subramaniam committee, that was also said, they said it's not even official, it's just some draft in progress and things like that. So this is, many people who are well-meaning, who are involved in the process, so I don't want to be unduly harsh, but the basic point is that there are certain deficiencies in terms of understanding how the knowledge world, the world of creation, of critical thinking, of innovation, how that works. And there is a sense that we will tell you what to work on, and you will do it. And that is hardly that's sort of what they're trying to do in JNU right now, which is, create a police state and expect some outcome which, which is absolutely not the environment that is conducive for knowledge creation and thought and contestation and things like that. Other than that, I also want to point out that on this issue of commercialization, I just wanted to bring up one of the experiences that we've had in Karnataka. This is not at the school level, this is at the professional college level. This is just food for thought. We keep saying we don't have enough doctors, enough engineers. We may have a lot of engineers, but we certainly have a shortage of doctors in the country. Some southern states were pioneers in opening up, the education, medical education to non-governmental entities. Initially, they were substantially entities that were trusts organized by various, often religious denominations, etc. And they had some amount of a service mission and an inclusion mission. They wanted their own communities also to get education and move forward. So what the government worked out, there was the problem of capitation fees that came up. So over the years, what the government worked out was a mechanism via media, where 50% of the seats in what are now called private medical colleges, non-government medical colleges, are for government merit candidates at government merit fees. The remaining 50% are for management, and so it becomes a bit of a cross-subsidy mechanism. But in the process, we've been able to have many more medical colleges, graduate many more doctors, etc. So I just want to leave this as a thought that, as long as we address the equity aspect, should we also think about allowing more entities into the game, into the arena? The downside of it is, just I'll end on a simple note. Couple of years ago, I was in Chennai taking a flight, waiting to catch a flight, and ran into another colleague from a different state who was also catching a flight. And I asked him whether he was getting ready to contest again. And he said, oh no, it's getting too expensive. Only someone with an educational institution can run nowadays, he said. So that tells you what is the other side of how education is being turned into a commercial enterprise. And that is another reality that we must pay attention to. Anyway, thank you so much for letting me speak. I'm sure my colleagues here from both houses
will give you a range of inputs, and we'll all work together to ensure that equity and access and quality, all of them remain central to our country's agenda. Thank you so much. Thank you, Rajiv Gowda Saab. We will keep in touch and work together.